तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स, जिसका नाम है वैद्युत चालन या वैद्युत धारा। कुछ बुक में चालन लिखा है, कुछ में धारा लिखा है। आज हम इस चैप्टर के सारे फार्मूलों को अच्छे तरीके से इसी वीडियो में 10-15 मिनट में कवर कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हमारा वादा है कि आपको ये सारे फार्मूले बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के सारे फार्मूलों को। हमारा चैप्टर है वैद्युत चालन, जिसका दूसरा नाम कहीं लिखा होता है वैद्युत धारा। तो धारा यानी कि पहला फार्मूला धारा का, तो आपने इसे बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। I=Q/T, आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम Q इधर छोड़ दें तो बटे में T है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, Q=IT। तो आप इसको Q=IT याद किए होंगे या फिर I=Q/T ऐसे याद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक फार्मूला था N इलेक्ट्रॉनों के लिए, Q=Ne। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, और यहाँ पर Q तो आवेश है, I धारा है, T समय है। दूसरा फार्मूला इसी क्रम में अगर हम पूछें तो जैसे अगर हम चाहें तो देखो, यहाँ अगर आवेश का समीकरण मुझे समाकलन या फिर अवकलन के फॉर्म में दिया होगा तो उसे हम लिखते हैं I=dQ/dt। उसी तरीके से अगर हम Q निकालते हैं तो इसको Q निकालना है, इधर जाता है तो I/dt हो जाता है। देखो Q निकाल रहे हो, नीचे बटे में कहाँ जाए, गुणे में, तो I/dt, और इसका लिमिट लग जाती है T1 से T2 तक। और क्वेश्चन में कहता है कि जैसे 2 से 5 सेकंड के बीच में समीकरण दिया रहेगा I का, तो आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हमारे हो गए। अगला फार्मूला हमारे पास जो है उसका नाम है कि जब कोई कण वृत्ताकार, जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, कोई कण इस वृत्ताकार मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो वहाँ पर जो धारा होती है I=Q/T नहीं होती। वहाँ पर ये जो T है वो बदल जाता है आवर्तकाल में। क्या होता है, आवर्तकाल। वहाँ पे ये T क्या हो जाता है, आवर्तकाल। और ये T का मान अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर त्रिज्या दिया है, वेग दिया है, रेखीय वेग, तो हम लगाएंगे T के स्थान पे 2πr/v। और मान लीजिए वहीं कहीं कोणीय वेग दिया है, क्या दिया है, कोणीय वेग, तो हम T के स्थान पे क्या रख लेंगे, 2π/ω। और मान लीजिए कहीं आवृत्ति दी है, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या दी है, तो वहाँ पर हम यह और T के स्थान पे 1/n रख देंगे। n क्या है, आवृत्ति। यहाँ लिखेंगे देखो, r त्रिज्या है, v रेखीय वेग है, ω कोणीय वेग है, n क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, अब देखिए चौथा फार्मूला हमारा है धारा घनत्व का। धारा घनत्व J प्रतीक होता है I/A। धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल समान है, मतलब समान दिशा में, धारा और क्षेत्रफल दोनों समान दिशा में है, तो I/A। अगर मान लीजिए धारा की दिशा से, जैसे मान लीजिए यहाँ बता रहे हैं, समझिए, और क्षेत्रफल मान लीजिए क्षेत्रफल दिशा इधर है, I कहाँ चली गई, इधर, I इधर है और A इधर है, तो बीच का एंगल जो होगा थीटा, उस टाइम पे फार्मूला क्या लगेगा, J=I/A cos थीटा। A इज़ द एंगल बिटवीन एरिया एंड करंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या हो गया फिर, J=I/A या फिर J=I/A cos थीटा। अगला फार्मूला अनुगमन वेग का होता है VD अनुगमन वेग है, उस बराबर क्या होता है, EV/ml × टाउ। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, V क्या है, उसके सिरों के बीच विभवांतर है, m द्रव्यमान है, L चालक की लंबाई है, टाउ क्या है, यहाँ श्रांतिकाल है। क्या है, श्रांतिकाल। ठीक है, उसके बाद हमारा अगले हेडिंग अनुगमन वेग व धारा में संबंध। तो I=NEAVD अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप टिक मान लीजिएगा, इस पे डेरिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट पूछता है। तो सुनो ध्यान से, I धारा है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए हम यहाँ पर सब सिंबल बोल रहे हैं, लिखे नहीं है, क्योंकि भाई लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा आपका। आप अगर चैप्टर पूरा पढ़े होंगे तभी तो आप अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप इस फार्मूले को देख रहे हैं ना। तो अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा चीज़ क्या सिंबल है, नहीं तो हम बोल रहे हैं, ध्यान समझिए। I धारा हो गई, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD तो बताए क्या है, अनुगमन वेग। अब इसी क्रम में पूछें कि अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है दोनों। ठीक है, अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। तो सुनो,
हमने बताया J बराबर I अपान A। तो भैया देख, अगर I की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा, तो मतलब यहाँ से A कट जाएगा, तो J क्या बचेगा, NeVd, क्या बच जाएगा, NeVd। ये रहा हमारा धारा घनत्व का सूत्र। गतिशीलता हमारी होती है अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसका सिंबल म्यू होता है, म्यू इक्वल टू Vd अपान में E। अब देखिए भाई, हमारा अगला फार्मूला है ओम का नियम। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा बहुत छोटी क्लास में कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, मतलब V इक्वल टू क्या, IR। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो R होता है उस R होता है कॉट थीटा। आप जब पढ़ाए हो, हम पढ़ाते थे, बताते हैं R क्या होता है, कॉट थीटा। जैसे मान लीजिए थीटा क्या है, तो विभवांतर और जो ये परवणता बोलते हैं, इसे स्लोप, इनके बीच का एंगल है, मतलब R इक्वल टू कॉट थीटा। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है तो R इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर कॉट के स्थान पे 1 अपान tan थीटा बोल सकते हो। तो ये रहा हमारे इतने 9 फार्मूले। अब यहाँ देखते हैं प्रतिरोध जो R होता है सिंबल, इसका फार्मूला एक होता है ML अपान में NE² A टाउ। M द्रव्यमान, L चालक की लंबाई है, और N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्षेत्रफल है, टाउ श्रांतिकाल है। विशिष्ट चालक प्रतिरोध, वैद्युत क्षेत्र धारा घनत्व के अनुपात, तो वैद्युत क्षेत्र यानी E, धारा घनत्व मतलब J, इन दोनों का अनुपात करोगे तो क्या आ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, मतलब रो इक्वल टू E अपान में J। यहाँ दिख नहीं रहा है, समझ लीजिएगा, यहाँ प्रतिरोध लिखा है भाई, ठीक है, ऊपर वाले में। अब देखो, अगर हम E के स्थान पे V अपान L कर दें और J के स्थान पे I अपान में A कर दें, तो अगर E के स्थान पे V अपान L करोगे और J के स्थान पे I अपान A, तो ये फार्मूला बदल के बन जाएगा रो इक्वल टू RA/L। अब ये कैसे बनेगा भैया, इससे जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है, ठीक है। अभी आप खाली फार्मूला याद करिए, रो इक्वल टू RA/L। यहाँ देखिए रो का एक फार्मूला और होता है M, देखो समझो, अगर हम R की वैल्यू A वाली यहाँ रखेंगे तो A और L, इस फार्मूले में से L और A कट जाएगा तो बचेगा M अपान NE² टाउ, ये बच जाएगा, ठीक है। अगला फार्मूला हमारा होता है विशिष्ट चालकता, जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब विशिष्ट चालकता का प्रतीक, इसे बोलते हैं सिग्मा 1 अपान रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला फार्मूला विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध, J इक्वल टू सिग्मा E। कैसे निकला, देखो समझो, सिग्मा के स्थान पे आप E अपान J रखोगे, सिग्मा के स्थान पे आप E अपान J करोगे तो J ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा सिग्मा इक्वल टू E अपान J। बताएं कैसे, सुनो, सिग्मा के स्थान पे क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी रो के स्थान पे क्या रखना है, E अपान J। तो E तो नीचे हो जाएगा, J कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मतलब इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या J हो जाएगा, J इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा E। अरे आप याद करिए डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, निकाल भी सकते हो आप। तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं बाबू, वैद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो C इसका प्रतीक होता है, 1 अपान R सूत्र होता है। देखो ओम का नियम पढ़े थे, V इक्वल टू IR। अगर यहाँ से हम पूछें R इक्वल टू तो कितना आएगा, V अपान में I कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू V अपान I। यहाँ पे रख दोगे तो देखो R के स्थान पे क्या रखोगे, V अपान I, तो V अपान I यहाँ पे रखोगे तो नीचे है, पलट जाएगा, तो I अपान क्या हो जाएगा, V। ठीक, उसी तरीके से अब देखिए प्रतिरोध की लंबाई पे निर्भरता का इसी में कहता है, सवाल आता है इस पर कि लंबाई 2 गुनी कर देने पर प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर आप ये फार्मूला याद करिए, R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से क्षेत्रफल कहेगा कि बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, कितना % वगैरह, वो क्वेश्चन में लगता है, तो उसमें क्या बताएगा, तो फार्मूला क्या लगेगा, R1/R2 बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर A के स्थान पर तुम पढ़े होगे πr², A क्या होता है, A क्षेत्रफल होता है, तो A के स्थान पे πr²। अब देखो अगर यहाँ पर πr² रखोगे, दोनों में पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा वाला है तो यहाँ 2 लगा दो, और नीचे वाले में 1 लगा दोगे, तो हो जाएगा कि देखो यहाँ से स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कुल मिला के R1/R2, और यहाँ पे बन जाएगा R2/R1 की पावर कितनी, 4। कुछ समझ में आ रहा है भैया। अब देखो अगर प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला निकालेंगे तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। अरे वैसे है कि लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। इसे न्यूमेरिकल में इसका काम लगता है, इसलिए लिख दिए हैं, ठीक है। प्रतिशत कमी जैसे पढ़े थे ना, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, उसी तरीके से। अरे वहाँ क्रम मूल्य पढ़ते थे, मतलब प्रारंभिक मान लिखे हैं, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, ठीक। इस तरीके से 2 तारों के प्रतिरोधों की तुलना होती है, तो वहाँ पर फार्मूला आता है
R2 बराबर L1 बटे L2 बराबर ρ1 बटे ρ2 और A2 बटे A1। देखिए समझिए, यहाँ अगर एक ही पदार्थ होगा, कैसे समझे, अगर दो तार एक ही पदार्थ के होते हैं तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता, विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा भैया, विशिष्ट प्रतिरोध रो, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा L1 बाई L2 A2 बाई A1। यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, यहाँ बचेगा A2 बटे A1। ये रो कट गया, ये हमारे फार्मूले हो गए 15 ठीक है। यहाँ पे देखो वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा विभव का, V इक्वल टू W/Q पढ़ा होगा ना। यहाँ से अगर W निकालो तो कितना होगा, W इक्वल टू V/Q, सॉरी W बराबर VQ, इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W बराबर VQ। V ऐसे रहने दो, धारा Q के स्थान पे सुनो, देखो क्या लिखे हैं IT, तो अगर Q के स्थान पे IT करोगे तो हो जाएगा VIT या फिर I²RT। यह कैसे करोगे, अब जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है फार्मूला कैसे निकलता है, यहाँ बस आप याद रखिए कि W इक्वल टू VQ, W बराबर VIT। यहीं अगर V के स्थान पर अगर IR करोगे, ओम का नियम, तो I² हो जाएगा, फिर R फिर T हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर R के स्थान पर V/I करोगे तो ये, सॉरी हाँ सही है, R के स्थान पर क्या करोगे, ना हाँ सही है, I के स्थान पे V/R, देखो ये I कितना हो जाएगा, AR नीचे जाएगा तो V/R, तो यहाँ V² हो जाएगा, नीचे का एक R ऊपर का एक R कट जाएगा। अरे ऊर्जा का इतना फार्मूला है, इसमें से कोई भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, और मात्रक क्या होता है, जूल ऊर्जा का। उसी तरीके से अगर उष्मा निकालने के लिए आपको ऊर्जा को बदलना है कैलोरी में, तो जूल को बदलना है कैलोरी में, जूल को बदलने के लिए कैलोरी में 4.2 से भाग देते हैं। सही मान होता है 4.18 ठीक है, लेकिन हम मतलब नॉर्मल मान लेते हैं 4.2। तो अगर जूल को 4.2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, कैलोरी। तो जितने फार्मूले ऊपर लिखे हैं ऊर्जा के, सबको 4.2 से नीचे भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा, कैलोरी। ये आ जाएगा उष्मा। इसी तरीके से वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू W/T, मतलब W/T, W का जितना सूत्र है सबको T से भाग दे दो। तो यहाँ देखो VQ/T हो गया, यहाँ जब T से भाग दोगे तो A T दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा VI। यहाँ पर T से भाग दोगे तो T कैंसिल, तो I²R। यहाँ पर T से भाग दोगे तो T कैंसिल, V²/R। और शक्ति का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए, वाट। छोटा मात्रक वाट होता है, नहीं तो किलोवाट, मेगावाट आप पढ़े होंगे, तो आगे चीज़ें हैं। अब देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े होंगे कि R लगातार जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से जितना रहेगा सब जोड़ देंगे। समांतर क्रम में रहेगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। और जूल का नियम पढ़े होंगे, उष्मा जो होती है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है, H समानुपाती I² के। इस तरीके से यूनिट निकालते हैं हम, यूनिट बिजली का बिल वाला सवाल, यूनिट को किलोवाट घंटा kWh भी कहते हैं। फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ये यूनिट का सूत्र है, ठीक है। वाट गुणे घंटा गुणे दिन, नहीं सप्ताह लिखा रहेगा, नहीं महीना लिखा रहेगा, जितना रहेगा सब गुणा कर देना इसमें, बटे 1000। 1 किलोवाट घंटा में याद रखिएगा 3.5 10 टू द पावर 6, 3.6 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। kWh मतलब क्या है, किलोवाट घंटा, क्या है, किलोवाट, एक मिनट रुक जाओ, किलोवाट घंटा, ठीक है। अब सुनो, प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है इसका प्रतीक अल्फा होता है, और इसका सूत्र होता है अल्फा इक्वल टू डेल R अपान में R इंटू डेल टी। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक और डेल R प्रतिरोध में वृद्धि, R जो है प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, डेल टी जो होता है ताप, ये है समय नहीं है, यह है ताप में वृद्धि। यहाँ पर T ध्यान रखिएगा, यह ताप है, T क्या है, T हमारा ताप है, ताप टेम्परेचर। आगे देखिए, T ताप पर चालक का प्रतिरोध RT बराबर R0, 0 डिग्री ताप पर चालक का प्रतिरोध 1 प्लस अल्फा T, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, और T क्या है हमने बताया, ताप। तो इसे पढ़ेंगे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। T क्या है, RT को पढ़ेंगे T डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध, R0 को पढ़ेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध। अब इसके नीचे एक फार्मूला अगर आप ऐसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों समीकरण को भाग देते हैं तो बनता है अल्फ़ा बराबर, क्या बनता है, अल्फ़ा बराबर
बन जाता है क्या, R2 माइनस R1 बटे R1T2 माइनस R2T1। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 21 और 12 21, ठीक है। किसी तरीके से आप सुनो कैसे याद करेंगे, देखो ऐसे आप मतलब पहले लिख दीजिएगा कि R माइनस R, नीचे क्या लिख दीजिएगा RT माइनस का RT, फिर याद करिए 21 2 1 हो गया और 12 फिर 21 हो गया फार्मूला हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कि आपको सारे फार्मूले याद हो गए होंगे। आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।